गाइस, आज का न्यू एपिसोड आप 17 मिनट के आगे देखना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि गाइस, माइक प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था। अब फिर से हम अच्छे से करके वो लास्ट एपिसोड डाल रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यू हाओ वैंग डोंगर की तबीयत के बारे में जानने के लिए हाओ दियन से गया था, जहां उसकी मुलाकात पहले अंकल ताई और अंकल न्यू से होती है। वो दोनों ही यू हाओ को वैंग डोंगर से मिलने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि यू हाओ अभी इतना ताकतवर हो पाया है कि आगे चलकर वैंग डोंगर को प्रोटेक्ट कर सके। हालांकि यू हाओ अपनी ताकत और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए अंकल ताई उसे खुद से लड़ने का चैलेंज देते हैं। अभी वैसे तो दोनों के पावर लेवल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वैंग डोंगर के खातिर यू हाओ ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद उनकी लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी। वैसे तो अंकल ताई अभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें हरा पाना यू हाओ के लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि इसके बावजूद भी उसने अपनी सभी पावरफुल टेक्निक्स उन्हें दिखाई, जिससे वो इम्प्रेस हो गए। अंकल ताई और अंकल न्यू ये चीज समझ चुके थे कि यू हाओ आगे चलकर वैंग डोंगर को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिसका मतलब यू हाओ ने ये चीज साबित कर दी कि वो वैंग डोंगर का पार्टनर बनने के लायक है। वैसे बाद में यू हाओ को पता चलता है कि वैंग डोंगर वहाँ नहीं है। असल में उसने अपनी याददाश्त खो दी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है, जो सुनकर यू हाओ को बहुत खुशी होती है। वो प्रॉमिस करता है कि वो वैंग डोंगर को ढूंढेगा और उसे उसकी याददाश्त फिर से वापस दिलवाएगा। वैसे वैंग डोंगर को ढूंढने निकलने से पहले वो सबसे पहले अपनी मदर की ग्रेव पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके फादर दाई हाओ ने ग्रेव को बहुत अच्छे से सजा दिया है। इसका मतलब वो भी अक्सर यहाँ आया करते हैं, लेकिन यू हाओ ने अभी तक उन्हें पूरी तरह से माफ नहीं किया है। ये चीज हमें भी पता है कि यू हाओ के फादर एक बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, इसलिए यू हाओ उन्हें ये चीज साबित करना चाहता है कि वो अब उनसे भी आगे निकल आया है। वैसे ये चीज साबित करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि यू हाओ और उसकी मदर को बचपन में मतलब पहले रिस्पेक्ट नहीं मिली। यू हाओ ये साबित करेगा कि वो अपने फादर से भी आगे निकल चुका है, तो उसकी मदर को वो रिस्पेक्ट जो पहले नहीं मिली शायद वो अब मिल जाए। वैसे खुद को साबित करने के लिए तो वो अपने ही फादर को जाकर चैलेंज वगैरह नहीं करने वाला है, वो बिल्कुल नेचुरल रास्ता चुनने वाला है। अभी इस बात की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के जस्ट आगे से होती है। वो अपने मदर की ग्रेव से सीधा स्टार लो एम्पायर के आर्मी कैंप पर पहुंचा। हर आर्मी कैंप की तरह यहाँ भी कुछ महीनों में रिक्रूटमेंट्स निकलती रहती हैं। अभी भी इसी चीज के लिए वहाँ भीड़ लगी हुई थी। कई सारे लोग आए हुए थे स्टार लो एम्पायर की आर्मी में ज्वाइन होने के लिए। वैसे यू हाओ के फादर व्हाइट टाइगर ड्यूक्स के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूक एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, लेकिन वो सीधे ही वहाँ नहीं पहुँच गए। सबको शुरुआत बेसिक लेवल से ही करनी पड़ती है, इसलिए यू हाओ भी गार्ड बनकर शुरुआत करेगा। साथ ही वो अपनी फादर की आइडेंटिटी का फायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए वो अपना नाम और हुलिया भी बदलकर एंट्री लेने वाला है। और इसके साथ साथ वो एक सोल मास्टर है, इस वजह से उसकी पावर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और अगर वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करेगा तो उसे कोई भी बड़ी पोजीशन पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। इसलिए वो अपनी सोल पावर को भी पहले से ही सील कर देगा, जिससे कि ये पूरी ट्रेनिंग बाकी सभी गार्ड्स के लिए फेयर रहे। वैसे अभी आर्मी कैंप पर यू हाओ पहुंचकर देखता है कि सबसे पहले अपना नाम रजिस्टर करवाना है, जहां यू हाओ ने अपना नकली नाम रजिस्टर करवाया। बाद में उसे एक टेस्ट के लिए भेज दिया गया, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने का टेस्ट था। हालांकि वहां बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए हैं, इसलिए सभी का एक एक करके टेस्ट नहीं लिया जा सकता, इसलिए 5-5 लोगों को एक साथ भेजा जा रहा था। वहाँ पर कुछ पत्थर से बने हुए डम्बल टाइप की चीजें रखी हुई थी, जिन्हें उठाकर अपनी स्ट्रेंथ साबित करनी है। वैसे ये चीज पूरी तरह से फेयर नहीं थी, लेकिन डंबल का साइज अलग अलग है, और जो पहले आता वो सबसे छोटा वाला डंबल उठा देता। यू हाओ सबसे लास्ट में पहुंचा था, इसलिए उसका जो स्टोन डंबल था वो बहुत बड़ा था, लेकिन यू हाओ को उसे उठाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि यू हाओ तो कोशिश कर रहा था कि वो उसे इस तरह से उठाए कि ये चीज देखने में थोड़ी नॉर्मल लगे, क्योंकि यू हाओ के लिए उसे उठाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वैसे बाद में यू हाओ को पास कर दिया गया और वो वहाँ से चला गया, जिसके बाद बाकी लोग देखते हैं कि यू हाओ ने जिस डंबल को उठाया था उसे नीचे रखते ही वो टूट गया। यू हाओ ने वैसे तो अपनी सोल पावर को कंप्रेस कर लिया है, मतलब उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी हाई एनर्जी की वजह से वो स्टोन टूट गया। वैसे स्ट्रेंथ टेस्ट में जितने भी लोग पास हो चुके थे उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। उन सभी को कमांडर जुआन ट्रेन कर रही है। अभी कैंडिडेट्स की गिनती बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा टफ है। अभी वैसे तो यू हाओ अपनी पास को सील कर चुका है, लेकिन फिर भी उसके लिए ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं थी।
वो इजीली पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, जो देखकर मास्टर जुआन भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। आखिर में वो यू हाओ की तारीफ भी करते हैं और इम्प्रेस होकर वो यू हाओ को फर्स्ट बैरेक का हेड बना देते हैं। वैसे इसके बाद अभी रात का सीन आता है। खाना वगैरह खाने के बाद यू हाओ टेंट में आ चुका था, जहाँ बहुत सारे और दूसरे कैंडिडेट्स भी थे। वहाँ यू हाओ पहले सभी को वेलकम करता है और अपना वही नकली नाम बताता है। साथ ही वो मोटिवेशन के लिए कहता है कि हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और आर्मी में एक बड़ी पोजीशन हासिल करेंगे। यू हाओ अभी ऐसी बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने अपने फादर को देखा है। भले ही वो उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन ये बात वो भी जानता है कि उसके फादर के गार्ड्स मतलब वो सोल्जर्स उसके फादर की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उन सभी के बीच बहुत ज्यादा अच्छा टीम वर्क है। इसलिए यू हाओ भी ये टीम वर्क साथ लेकर चलना चाहता है। अभी यू हाओ ने जब मोटिवेशन भरी बातें कही तो एक लड़का तुरंत ही यू हाओ के सपोर्ट में आवाज उठाने लगा, पर इतने में ही दूसरा लड़का आगे आकर कहता है कि कमांडर ने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहे हो। वैसे ये लड़का देखने में थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इस वजह से बाकी सभी इससे थोड़ा डरते हैं, लेकिन यू हाओ बिल्कुल नहीं डरा। अभी वो लड़का यू हाओ के कंधे पर हाथ रखकर उसे झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वो यू हाओ को हिला तक नहीं पा रहा था। इस वजह से वो भी समझ गया कि यहाँ पंगा लेने में भलाई नहीं है और चुपचाप वहाँ से जाने लगा। लेकिन यू हाओ उसे रुकने का कहता है, जो सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो यू हाओ पर हमला करने लगता है। लेकिन इतने में ही यू हाओ उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा नीचे गिरा देता है। अभी ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। यू हाओ कहता है कि उसे कमांडर ने हेड बनाया है, इसलिए वो उन सभी को ऑर्डर भी दे सकता है, लेकिन वो चाहता है कि वो सभी दोस्त बनकर रहें, इसलिए लड़ाई ना करने में ही भलाई है। जो सुनकर सभी लोग परफेक्ट सोल्जर की तरह खड़े हो जाते हैं। वैसे इसके बाद यू हाओ सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग थोड़ा लेट उठे थे, लेकिन ट्रेनिंग का टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी भागकर ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि यू हाओ और उन्हीं के कैंप का एक दूसरा लड़का ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि ट्रेनिंग में थक जाने की वजह से बाकी लोग थोड़ा लेट पहुंचे थे, लेकिन सजा सबको बराबर मिलती है, इसलिए यू हाओ और उस दूसरे लड़के को भी वो पनिशमेंट झेलनी पड़ती है जो कि बाकी कैंडिडेट्स को मिली थी लेट आने के लिए। वैसे पनिशमेंट और कुछ नहीं, बल्कि जो ट्रेनिंग बाकी सभी को कराई गई वही ट्रेनिंग को डबल से करने की थी। वैसे तो इस डबल ट्रेनिंग में सभी कैंडिडेट्स बहुत जल्दी थक चुके थे, मगर यू हाओ देखता है कि उसके अलावा वही लड़का जो कि सुबह जल्दी ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच गया था, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस बीच यू हाओ ये चीज ऑलरेडी नोटिस कर चुका था कि उस लड़के के पास भी सोल एनर्जी है, मतलब वो भी एक सोल मास्टर है, पर उसने भी यू हाओ की तरह अपनी एनर्जी सील कर रखी है। वैसे तो वो यू हाओ जितना माहिर नहीं है, इस वजह से वो पूरी तरह से अपनी सोल एनर्जी को नहीं छुपा पाया, लेकिन फिर भी वो बिना चीटिंग किए ट्रेनिंग पूरी कर रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है ये चीज यू हाओ को नहीं पता, पर अभी वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वैसे इनकी ट्रेनिंग पूरी होती है और कमांडर जुआन सभी को पास बुलाते हैं। उसी दौरान वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है। कमांडर जुआन बताते हैं कि ये है कमांडर जुयुन। वैसे तो उसकी एज कम है, लेकिन फिर भी वो कमांडर जुआन से भी ज्यादा बड़ी पोजीशन पर है और अब से वही सभी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग संभालेगी। वैसे हम तो उसे जुयुन ही कहकर बुलाएंगे और इसका रीजन जल्दी आपको पता चल जाएगा। अभी यू हाओ इस बीच ये नोटिस करता है कि जो लड़का जो ट्रेनिंग में जल्दी आया था, उसने जब से उनको देखा तब से उसकी नजर जुयुन पर ही अटकी हुई है, मतलब शायद वो उसे पहले से जानता है। जुयुन का भी ध्यान जब उस लड़के पर पड़ा तो अचानक से वो दूसरी साइड मुंह करते हुए वहाँ से चली गई। अभी यू हाओ समझ चुका था कि ये दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। इतने में ही कमांडर जुआन यू हाओ को आगे बुलाते हैं और कहते हैं कि अब से तुम इस पूरी बटालियन के हेड हो, मतलब अब यू हाओ को और ज्यादा लोगों को संभालना है। एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि कमांडर के पास जो नेक्स्ट पोजीशन है वो यू हाओ को मिल चुकी है। साथ ही अभी असिस्टेंट के तौर पर कमांडर जुआन उसी लड़के को आगे बुलाते हैं। इस बीच वो उसका नाम लेते हैं और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम दाई लॉ ली है। ये चीज सुनते ही यू हाओ थोड़ा सा शॉक हो जाता है, हालांकि वो सामने से ये चीज नहीं दिखाता। अभी वो शॉक इसलिए था क्योंकि उस लड़के का सरनेम दाई है, जो कि यू हाओ का भी सरनेम है और साथ ही उसके फादर का भी। यू हाओ अभी यही सोच रहा था कि आखिर उसने दाई लॉ ली का नाम पहले कहाँ सुना है,
अभी वैसे तो वो दाई से डायरेक्टली नहीं पूछ सकता क्योंकि इससे उसकी आइडेंटिटी भी सामने आ जाएगी, इसलिए वो भी इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात के समय जब वो सो रहा था तब उसे अचानक से याद आता है कि आखिर उसकी दाई से मुलाकात कब हुई थी। उसे याद आता है कि जब वो छोटा था और अपनी मदर के साथ ड्यूक मैंशन से अलग रहता था तब उसकी मुलाकात दाई से हुई थी। दाई लुओली भी तब बहुत छोटा था और गलती से तितली का पीछा करते हुए आकर यू हाओ से टकरा गया था। उसी वक्त यू हाओ की मुलाकात दाई और उसकी मदर से हुई। तब यू हाओ को पता चला था कि दाई असल में उसका हाफ ब्रदर है, मतलब दाई हाओ की जो ओरिजिनल वाइफ थी उसके अलावा भी उसकी दूसरी वाइफ थी, जिनमें से एक यू हाओ की मदर है जिनसे उसे यू हाओ मिला, और सेम उसी तरह तीसरी दाई लुओली की मदर थी। वैसे यू हाओ की मदर ने ड्यूक मैंशन छोड़ दिया, लेकिन दाई लुओली की मदर वही मैंशन में रहती थी, इसलिए उन्हें नॉर्मली पैसों की कमी नहीं आती। पर हाँ, उनका बिहेवियर बाकियों से बहुत ज्यादा अलग है। दाई लुओली और उसकी मदर ही ऐसे लोगों में आती हैं जिन्होंने यू हाओ और उसकी मदर से अच्छे से बात की हो। अभी पहली मुलाकात में ही दाई लुओली की मदर ने यू हाओ की मदर को कुछ पैसे दे दिए, क्योंकि वो जानती है कि यू हाओ की मदर यहाँ अकेले बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाती होगी। साथ ही उन्होंने दाई लुओली से कहा कि यू हाओ उसका बड़ा भाई है, जो चीज सुनकर यू हाओ को भी बहुत अच्छा लगा था। वैसे उसके बाद उनकी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी। अब बहुत समय बाद यू हाओ दाई लुओली को देख रहा था। वो सोच रहा था कि तुम सच में कितने बड़े हो गए हो। वैसे अभी यही सोचते हुए वो दाई लुओली की तरफ जब चेहरा करता है तो देखता है कि वो वहाँ है ही नहीं। यू हाओ समझ चुका था कि दाई लुओली जरूर बाहर गया है। यू हाओ जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ दाई लुओली ट्रेनिंग कर रहा था। यू हाओ इस चीज से थोड़ा सा इम्प्रेस था, पर अभी वो ये चीज नहीं दिखाता। वो सीधा दाई लुओली के पास जाता है और कहता है कि तुम तो व्हाइट आई के ड्यूक के बेटे हो, जरूर तुम अपने फादर को साबित करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, या फिर इसका रीजन प्रिंसेस जूयुन को इम्प्रेस करने का हो सकता है। वैसे वो जो कमांडर जूयुन है वो असल में स्टारलो एम्पायर की प्रिंसेस भी है और साथ ही वो प्रिंसेस यूजियो की बहन भी है, पर ये सारी बातें अलग हैं। अभी के लिए दाई ये सुनकर बहुत हैरान था। वो यू हाओ से कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर यू हाओ कहता है कि वो सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था। इस बीच मैंने नोटिस किया कि तुम एक सोल मास्टर तो हो, लेकिन अभी तक इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो। ये चीज सुनकर दाई को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो ज्यादा जवाब नहीं देता। यू हाओ कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी पार देखना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझसे लड़ाई करोगे? जो सुनकर दाई मना कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि यू हाओ एक सोल मास्टर है। वो कह रहा था कि मेरे पास सोल पावर है और तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो, अगर हम लड़ेंगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। हालांकि यू हाओ इस पर हंसता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम में अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। जो सुनकर दाई तुरंत अपनी सोल रिंग्स एक्टिवेट कर लेता है। यू हाओ देखता है कि उसके पास 3 सोल रिंग्स हैं। इसका मतलब दाई अभी ज्यादा लेवल पर नहीं पहुंचा है। वैसे अभी दाई ने हमला करना शुरू कर दिया था। ये फाइट पूरी तरह से फिजिकल फाइट थी, लेकिन दाई यू हाओ पर एक भी हमला नहीं कर पा रहा था। यू हाओ उसे आराम से लात घूंसे मारते हुए जमीन पर गिरा देता है और साथ ही उसका मजाक उड़ाता है, जिससे उसे गुस्सा आए और वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करे। अभी गुस्से में दाई अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट करता है, जो कि व्हाइट टाइगर मार्शल सोल थी। हालांकि इस बीच यू हाओ नोटिस करता है कि ये एक सेकेंडरी मार्शल सोल की तरह है, मतलब दाई के पास 3 मार्शल सोल हैं, लेकिन वो इतना भी कमजोर नहीं हो सकता। हालांकि मार्शल सोल के हमले ताकतवर तो होते हैं, लेकिन यू हाओ को अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट करनी पड़े। दाई के इतने ताकतवर हमले नहीं थे। यू हाओ इसलिए हाथ से उसकी मार्शल सोल को रोकते हुए दाई को हरा रहा था। इस बीच वो उसका और ज्यादा मजाक उड़ाता है और बाद में उसे मुक्का मारते हुए नीचे गिरा देता है। दाई तो कहने लगा था कि आखिर मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ, तुम्हारे पास तो मार्शल सोल भी नहीं है। जिस पर यू हाओ कहता है कि मैं ताकतवर नहीं, बल्कि तुम ही अभी कमजोर हो और जरूरी नहीं कि तुम मार्शल सोल होने पर किसी को भी हरा सको। अभी जब यू हाओ ये सब कह रहा था, उसी दौरान वहाँ जूयुन आ गई। वो इन दोनों को इस तरह देखकर थोड़ी सी हैरान थी, लेकिन वो समझ गई थी कि यहाँ जरूर लड़ाई चल रही थी। वो कहती है कि इस तरह से आपस में लड़ना मना है, जिस पर यू हाओ कहता है कि ये हमारा आपसी मैटर है, वो बीच में ना आए। जूयुन को भी ये सब सुनकर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि वो उनकी कमांडर है, लेकिन इतने में ही यू हाओ अपना एनर्जी प्रेशर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जूयुन जमीन पर गिर चुकी थी।
अभी ज़ुयुन को ऐसा गिरा हुआ देख दाई को बहुत गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो इस चीज से हैरान था कि आखिर यू हाउ ने इस तरह का हमला कैसे किया, लेकिन अभी वो ये सब नहीं सोचता और तुरंत अपनी असली मार्शल सोल एक्टिवेट करता है, जो कि ब्लड टाइगर मार्शल सोल है। वैसे ये सच में बहुत पावरफुल मार्शल सोल है, लेकिन दाई ने पहले इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। असल में दाई ने जो टेक्निक सीखी है वो इस मार्शल सोल के लिए परफेक्ट नहीं है। हालांकि अभी ज़ुयुन को तकलीफ में देखकर उससे रहा नहीं गया और उसे ये मार्शल सोल एक्टिवेट करनी पड़ी। अभी वो यू हाउ पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस वजह से यू हाउ को पीछे हटना पड़ा। वैसे ये पहली बार था जो यू हाउ पीछे हटा। हालांकि वो जानता है कि दाई अपनी मार्शल सोल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बल्कि ये मार्शल सोल है जो खुद दाई को कंट्रोल कर रही है। अभी यहाँ उस मार्शल सोल के हमले से बचते हुए यू हाउ दाई से कहता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस तरह की मार्शल सोल से इजीली तुम किसी को भी हरा सकते हो, लेकिन अगर तुम इसका इस्तेमाल ही करना नहीं सीख पाए तो ये उल्टा तुम्हें ही चोट पहुंचाएगी। अभी ऐसा कहते हुए यू हाउ इजीली उसके अटैक्स को डॉज करता है और बाद में सीधा जाकर दाई की गर्दन पर हाथ मारता है, जिसकी वजह से दाई जमीन पर गिर चुका था। साथ ही उसकी मार्शल सोल भी गायब हो गई थी। अभी यू हाउ यहाँ ज़ुयुन की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर दाई कहता है कि उसे कुछ मत करना, जिस पर यू हाउ जवाब देता है कि अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें खुद ताकतवर होना होगा। खैर यू हाउ के इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोल लैंड के नए एपिसोड्स के बारे में, जहां स्टोरी एक और इंटरेस्टिंग टर्न लेती है और जैसे जैसे कैरेक्टर्स के रिश्ते और उनकी बात सामने आती है वैसे ही कहानी और एंगेजिंग होती जा रही है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया है। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि यू हाउ को पता चलता है कि दाओ लूली एक्चुअली उसका स्टेप ब्रदर है। ये बात सुनते ही वो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। लूली थोड़ा sarcastic टोन में कहता है कि तुम्हारे पास ना मार्शल सोल है और ना तुम एक प्रॉपर सोल मास्टर हो, तो तुम्हें मुझसे फाइट करने का क्या सेंस बनता है। पर यू हाउ चुप रहने के बजाय कॉन्फिडेंटली बोलता है, एक बार ट्राई करके तो देखो। और बस इसी के साथ दोनों के बीच एक धमाकेदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। क्लोज कॉम्बैट में हमें क्लियरली दिख रहा था कि यू हाउ अपर हैंड ले रहा है। लूली गुस्से में अपना मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट करता है और अटैक करता है, बट फिर भी यू हाउ उसको डोमिनेट करना शुरू कर देता है। फाइट के बीच शो येन आ जाती है और वो दोनों को रोकने की कोशिश करती है, पर यू हाउ उसको भी साइड कर देता है। इससे लूली और भी एंग्री हो जाता है और दोबारा यू हाउ पे अटैक करता है, लेकिन फिर भी यू हाउ उसे ओवर पार करके सीधा शो येन की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं से एक नया एपिसोड कंटिन्यू हो जाता है जहां से पिछला खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि यू हाउ अपना हाथ शो येन के फोरहेड की तरफ बढ़ाता है और लूली पीछे से चिल्लाता है कि प्लीज उसको हर्ट मत करो। नेक्स्ट ही मोमेंट सीन कट होता है और सुबह का सीन दिखता है। लूली नींद से उठते ही शो येन का नाम लेकर चीखने लगता है और अपना फेस चेक करता है। उसके बाद वो यू हाउ का बेड चेक करता है और कंफ्यूज होकर सोचता है कि लास्ट नाइट आखिर हुआ क्या था और उसकी सोल पार 2 लेवल इंक्रीज कैसे हो गई। तभी यू हाउ आकर कैजुअली बोलता है कि लूली रेडी हो जाओ, हम ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए लेट हो रहे हैं। लूली उससे पूछने लगता है कि कल रात के बारे में बताओ। यू हाउ बिना जवाब दिए निकल जाता है। लूली भी उसके पीछे ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है और फिर दोबारा पूछता है कि शो येन कैसी है और कल क्या हुआ था। यू हाउ बस इशारे में बोलता है कि अभी चुप रहो, बाद में सब क्लियर कर दूंगा। थोड़ी देर में कमांडर शो येन भी आ जाती है, जो काफी सीरियस लग रही थी। यू हाउ को भी फील होता है कि सिचुएशन हैवी है और तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे आसपास की सब चीजें टूट फूट जाती हैं। लूली शो येन की हेल्प के लिए भागता है, पर यू हाउ उसे रोक लेता है। 2 गार्ड्स अपना सोल पार एक्टिवेट करके इम्पैक्ट रोकने की कोशिश करते हैं, पर आसपास सब कुछ तबाह हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लूली मलबे के नीचे से निकलता है और चिल्लाता है कि ये ब्लास्ट हमारे नॉर्थ वेस्ट आर्मी हेडक्वार्टर्स में हुआ है और मुझे अपने फादर को बचाना होगा। वो भागता है, पर यू हाउ उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने खुद देखा है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, वहाँ जाके अब कुछ मिलने वाला नहीं है और तुम्हारी लाइफ रिस्क में डालने का कोई सेंस नहीं। इसी मोमेंट में कमांडर शो येन दोनों को बुलाकर बोलती है कि आज से तुम दोनों प्रमोट हो गए हो और मेरे पर्सनल सोल्जर्स हो गए। ये सुनकर दोनों रिस्पेक्ट दिखाते हैं और फिर सब हेडक्वार्टर्स की तरफ मूव करते हैं। रास्ते में शो येन कहती है कि सब लोग फ्रंट लाइन बैकअप देने जाएंगे और दाओ लूली मेरे साथ रहेगा। साथ ही वो यू हाउ से कहती है कि तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है,
इसलिए तुम्हें आगे फ्रंट लाइन में जाकर सिचुएशन चेक करनी होगी और अगर ड्यूक से मिल जाओ तो उसे सपोर्ट करना। यू हाउ तुरंत उड़कर फ्रंट लाइन पहुंचता है जहां काफी टेरिफाइंग सीन था। चारों तरफ लाशों का ढेर लगा था और सोल्जर्स बुरी तरह इंजर्ड थे। एक सोल्जर उसे बताता है कि सबसे पहले एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद आसमान से फायरबॉल्स गिरने लगे जिन्होंने सेकंड में सब कुछ बर्बाद कर दिया। स्ट्रॉन्ग होल्ड भी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और फ्लाइंग सोल मास्टर्स ने अटैक कर दिया। लगभग 70 to 80% सोल्जर्स मार दिए गए। ये देखकर यू हाउ समझता है कि ये एक प्लान स्ट्रैटेजी थी जिसमें पहले डिफेंस बेस कैंप तोड़ दिया गया ताकि बैकअप ना आ पाए। उसके माइंड में आता है कि अगर वो एक फ्रंट लाइन कमांडर होता तो शायद नॉर्थ साइड में रिट्रीट करवाता ताकि एनिमी डाइवर्ट हो जाए और अपने लोग सेफ निकल पाए। वहीं दूसरी साइड हम फर्स्ट सोल मास्टर कॉर्प्स के लीडर को देखते हैं जो अपनी पावर यूज करके एरियल अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है पर अकेला इनफ नहीं होता। एनिमी के बड़े बड़े शिप्स ऊपर से बॉम्ब्स गिराते हैं और सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। फिर लीडर बोलता है कि हमें तुरंत यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए, मैं अपने आप को बैक बनाऊंगा और तुम सब निकल जाओ। दूसरा कमांडर मना करता है और कहता है कि अगर आपको कुछ हुआ तो टीम का मोरल कोलैप्स हो जाएगा। उसका प्लान था कि वो व्हाइट टाइगर गार्ड्स को लीड करेगा और एनिमी को यही फंसाएगा ताकि बाकी लोग सेफ रिट्रीट कर सके। फिर ड्यूक अनाउंस करता है कि वो तियानमिंग सिटी रिट्रीट करेगा और वहाँ वेस्टर्न बॉर्डर पे सेकंड डिफेंसिव लाइन स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही वो कह देता है कि अगर उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो इनहेरिटेंस या हैंग को मिलेगा। या हैंग इंसिस्ट करता है कि वो अपने फादर के साथ जाएगा पर ड्यूक उसको एक जोर का किक मार के साइड कर देता है और कमांडर को ऑर्डर देता है कि उसे सेफ ले जाओ। कमांडर भी एग्री कर लेता है और अपने साथियों से बोलता है कि अब टाइम आ गया है अपने होमलैंड के लिए जान देने का। बैटलफील्ड में सब लोग जान लगा के लड़ते हैं, जो गिर जाते हैं वो भी वापस उठकर साथ देते हैं। व्हाइट टाइगर क्लैन का लीडर यानी यू हाउ का फादर भी बैटलफील्ड में एंटर होता है और अभी वॉर अपनी पीक पर होती है। ड्यूक दाई हाउ ने गुस्से और डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि अगर ये मेरी लाइफ का लास्ट बैटल भी है तो मैं अपने व्हाइट टाइगर क्लैन की असली शक्ति दिखा के जाऊंगा। उसने तुरंत अपनी सोल रिंग्स एक्टिवेट की और मार्शल स्पिरिट के साथ एनिमी पर सीधा धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सन एंड मून एम्पायर का कमांडर भी शॉक था और बोला कि ड्यूक तुम्हारी पार सच में कमाल की है। अगर यूक्सी ने 2 डिविजन्स एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए ना भेजे होते तो तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाता। फिर उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि व्हाइट टाइगर को किसी भी हालत में कैप्चर करना है। सारे सोल्जर्स का टारगेट अब सिर्फ ड्यूक बन गया और उस पर नॉन स्टॉप अटैक्स होने लगे पर फिर भी ड्यूक हिम्मत नहीं हारा। इसी बीच यू हाउ एंटर होता है और अपनी मेंटल एबिलिटीज का इस्तेमाल करके एनिमीज का बैलेंस बिगाड़ देता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके साथ अभी क्या हुआ। ड्यूक भी कुछ पल के लिए कंफ्यूज होता है लेकिन फिर उसे ऐसे सीन्स दिखने लगते हैं जिसमें यू हाउ एक स्पिरिचुअल मास्टर से मिल रहा होता है और बताता है कि उसकी एनर्जी और टेक्निक्स बहुत ही एडवांस्ड है। तभी वापस प्रेजेंट टाइम में ड्यूक अपनी टीम को लीड करके आगे बढ़ता है और यू हाउ ऑफिशियली अपीयर होके बोलता है कि मुझे लीडर ने तुम्हें असिस्ट करने भेजा है। मैं अपनी पास से एनिमीज को लॉक कर दूंगा और तुम लोग फुल फोर्स से उन पे अटैक कर सकते हो। सन मून एम्पायर का कमांडर ये देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी होली स्पिरिट चर्च का कोई ऐसा पावर यूजर होगा। फिर दोनों तरफ से ऑल आउट अटैक शुरू हो जाता है। एनिमी अपने डेडली वेपन्स एक्टिवेट कर देता है और उसके लाइट ब्लास्ट के सामने बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं कि ड्यूक खुद भी ग्रेव डेंजर में आ जाते हैं। लेकिन ये सब एक इल्यूजन निकलता है जो यू हाउ ने बनाया था। कमांडर को समझ आता है कि वो यू हाउ के ट्रैप में फंस गया है और गुस्से में डिसाइड करता है कि एक दिन इसे पकड़कर खत्म करना ही होगा। दूसरी तरफ यू हाउ और उसके एलाइज रिट्रीट करने लगते हैं। उसके फादर ड्यूक उसे देख के कहते हैं कि तुमने हमारी जान दोबारा बचाई है पर यू हाउ उसे इंटरप्ट करके बोलता है कि अभी बस एस्केप पर फोकस करना चाहिए। फिर वो सभी को ऑर्डर देता है कि सामने दिख रहा ब्लैक गेट तुम्हारी सेफ एग्जिट है, बिना सोचे अंदर चले जाओ। ड्यूक भी अपनी क्लैन को ऑर्डर देता है कि कोई पीछे मुड़कर ना देखे और सब गेट के अंदर चले जाएं। जब सब सेफ एग्जिट कर रहे होते हैं तो ड्यूक रुक जाता है और कहता है कि मुझे अपने लोगों को सिक्योर करना है। जब तक मेरे सोल्जर सेफ नहीं होते मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। फ्रंट लाइन पर एनिमी की पूरी फौज खड़ी होती है और हेवी वेपन्स भी उनके डायरेक्शन में एम कर रहे होते हैं। यू हाउ भी समझ जाता है कि अब बस फाइनल फाइट का ही ऑप्शन है। बैटल दोबारा स्टार्ट होता है जिसमें ड्यूक अपना ट्रू फॉर्म अनलीश करता है। गोल्डन क्लॉज के साथ वो ताबड़तोड़ अटैक करता है और सेकंड्स में आधे से ज्यादा एनिमीज डाउन हो जाते हैं। यू हाउ अभी अपनी टेक्निक्स यूज करता है और दोनों फादर सन मिलके एनिमी को प्रेस कर देते हैं। कमांडर अपने हाई ग्रेड डिफेंस टूल्स एक्टिवेट करता है
पर ड्यूक के डिस्ट्रक्टिव स्लैशेस के सामने उसके शील्ड्स भी फेल हो जाते हैं और वो नॉकआउट हो जाता है। यू हाउ तुरंत अपने फादर को बोलता है कि उनके नीडल वेपन्स पे कंट्रोल लो। ड्यूक एक एक करके एनिमीज को खत्म करता है और वेपन एक्टिवेट कर लेता है। फिर यू हाउ अपनी मेंटल एबिलिटी यूज करके सारे ओपोनेंट्स को फ्रीज कर देता है और कहता है कि अब तुम अपने ही वेपन का टेस्ट चखोगे। नीडल वेपन फायर होते ही बड़ा सा धमाका होता है और एनिमी के बचे कुछ सोल्जर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का सोल लैंड का एपिसोड, जिसमें हमें नए ट्विस्ट और कैरेक्टर्स की जर्नी देखने को मिली। अगले एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए बने रहिए और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें।